दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आपका दिन खुशी से गुजरे, इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक हारे हुए व्यक्तित्व को उसकी प्रशंसा की जा रही है। हालांकि अब वो उस दुनिया में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। भारत में एक रिवाज है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उनके उस पहलू को दबाने की कोशिश की जाती है जो पहलू हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि भारत में कोई भी सरकार की पॉलिसी होती है, वो हमारे नित्य जीवन में वो प्रभाव डालती है। ये बात अलग है, कोई अच्छा डालती है, कोई बुरा प्रभाव डालती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको बुद्धिजीवी कहा गया, जो बाहर पढ़ने गया, कैम्ब्रिज में पढ़ने गया, कहाँ पढ़ने गया, और जो व्यक्ति एक किताबी रूप से तो सक्षम रहा, जिसने सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन वास्तविक जीवन में जहाँ लोगों को अच्छाई दे सकता था, लोगों का डेवलपमेंट कर सकता था, वहाँ अक्षम ही रहा। और ऐसे ऐसे सोपान गढ़े, वो किसी भी तरह हिंदू और सिखों के फेवर में नहीं थे। वह व्यक्ति एक सिख था जिनका हाल में ही निधन हुआ है, कल परसों। वो थे मनमोहन सिंह जी, जिनका व्यक्तित्व एक हारा हुआ व्यक्तित्व था। भारत में बुद्धिजीवी गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, और मनमोहन सिंह को भी ऐसा बुद्धिजीवी बनाने की कोशिश रही है। हालांकि बहुत से ऐसे नकारात्मक पहलू उनके रहे, जो उनके आर्थिक सुधार हैं उनका भी कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर आप आर्थिक सुधार कर रहे हैं और सारा पैसा जो करप्शन का है वो कुछ चंद लोगों तक सीमित है, चंद लोग ही उसका फायदा उठा रहे हैं, फिर वो आर्थिक सुधार नहीं रह जाते। क्योंकि आर्थिक सुधारों का मतलब जब ही है जब जनमानस तक नीचे फायदा पहुंचे। लेकिन इसके विपरीत मनमोहन सिंह के जमाने में बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, लेकिन मनमोहन सिंह बिल्कुल मौन रहे। यानी कि जो गलत कृत्य हुए मनमोहन सिंह के ज़माने में, और वो आंख मूंद कर बंद करते रहे, तो ऐसे विद्वान होने से तो वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है जो कम पढ़ा लिखा है, लेकिन सामाजिक सुरक्षाओं पर और सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। सर छोटू राम जी का हम उदाहरण लेते हैं। हालांकि वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने जो किसानों में क्रांति फैलाई, हरियाणा के किसानों की ज़मीन हरियाणा के किसानों को वापस मिली। सर छोटू राम का उद्देश्य कोई जाटों की ज़मीन वापस करने का नहीं था, जो कि दूसरे लोग बंधक बनाकर उनको काम कराते थे और ज़मीन के मालिक दूसरे बनते। तो ये प्रथा लाई गई, जो ज़मीन का मालिक है वही ज़मीन का मालिक होगा। तो इससे सिर्फ जाटों को ही फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोग हमारे महानायकों को जाति बंधन में डाल देते हैं, और इसमें बहुत बड़ा दोष उन लोगों का भी होता है जिस जाति में, जन्मना जाति में वो पैदा हो जाते हैं। हालांकि सनातन वैदिक धर्म में तो जन्मना जाति का कोई औचित्य ही नहीं है। तो सुधार ऐसे होने चाहिए जिससे सबको फायदा हो। आर्थिक खुलापन बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए उसी आर्थिक खुलेपन की आड़ में बहुत सारे मध्यम वर्गीय लोगों की नौकरियां खत्म हुई और बाहरी कंपनियों को बसाया गया, और जो घोटाले हुए उसमें जो लोन दिए गए, जैसे विजय माल्या को लोन दिया गया, सुब्रत राय जो कि सहारा के सीईओ हैं, और या नीरव मोदी जैसे लोगों को लोन जब भी दिया गया आर्थिक उदारीकरण के दौर में, जब कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि इस पर सारा ठिकरा मोदी जी पर ठोक देते हैं। यानी कि लोन आप दो, करप्शन आप करो, और दोष मोदी जी पर। मोदी सरकार की ये गलती है कि उनका प्रत्यारोपण जरूर वापस होना चाहिए।
हालांकि मोदी सरकार ने संपत्तियां कुड़क करनी शुरू की और एक दिन प्रत्यार्पण भी होगा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए या अन्य जैसे दुबई गवर्नमेंट को चाहिए, जो यूएई की गवर्नमेंट है, कि आप अपने ब्रिटेन को और यूएई को क्या क्रिमिनलों का हब बनाना चाहते हैं? ये उन सरकारों को सोचना होगा। तो मनमोहन सिंह के पूर्व प्रधानमंत्री का जो निधन हुआ गुरुवार को हुआ, गुरुवार का मतलब है ये 28 तारीख को हुआ शायद, गुरुवार 22 का इतवार था, 23 सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, 26 तारीख को निधन हुआ। और मनमोहन सिंह के काल में इतने बड़े बड़े 10 घोटाले हुए, जिसके कारण मनमोहन से प्रतिनिधित्व वाली यूपी की सरकार भाजपा के निशाने पर आती रही और आना भी चाहिए। अगर कोई बीजेपी में घोटाला होता है तो कांग्रेस सरकार भी, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो भी, और नहीं भी आती है तो इस तरह वो भी इसकी भर्त्सना करती है। जैसे कि कांग्रेस ने भी जो बॉन्ड से चंदा लिया वो बीजेपी ने भी लिया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों मामलों में गलत थी, लेकिन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे की भर्त्सना नहीं की, क्योंकि हवाम में सभी नंगे हैं। तो ये मोदी जी को और बीजेपी को भी सोचना चाहिए, जब आपको अलग दिखने की कोशिश करनी है तो आपका कैरेक्टर भी अलग होना चाहिए, वरना जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। क्रांतियाँ इसी तरह हुआ करती हैं, जब आप घोटाले पर घोटाले करो तो पब्लिक चुप बैठ नहीं सकती। तो मनमोहन सिंह के ज़माने में मनमोहन सिंह ने एक वर्ड बोला कि मुसलमानों, भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये वर्ड देखिए कितना क्षति पहुंचाने वाला है, कितना कृतघ्न और कितना उस भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाला था। जो इस इस्लामिक विचारधारा, भारतीय संस्कृति ही नहीं, बहुत सारी संस्कृतियों, यहूदियों की संस्कृति, ज्यूज की संस्कृति, यहूदियों यजीदियों की संस्कृति और बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां जिनको गैर मुसलमान माना जाता है। गुलाम अहमद कादियानी, जो कि कादियानी है, वो कहते हैं कि कोई और पैगंबर भी आएगा। इन लोगों को किस तरह मारा गया, किस तरह कत्ल किया गया, किस तरह हमारे गुरु अर्जुन देव की हत्या हुई, किस तरह गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों को अपना जीवन अर्पण करना, न्यौछावर करना पड़ा देश की संस्कृति और रक्षा के लिए। अजीत सिंह, जोरावर सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह को आज कौन भूल सकता है। छोटे छोटे बच्चों को, जिनको कि जोरावर सिंह और जुझार सिंह मारे गए, अजीत सिंह भी मारे गए। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सर्दियों की रात में दीवार में जिंदा चिन दिया गया, और जब वो नहीं मरे तो जब बेहोश होकर गिर गए तो इस तरह उनकी हत्या हुई। उस हत्या को भी भूलकर मनमोहन सिंह ने न गुरुओं की परंपरा का अपमान किया, बल्कि उन करोड़ों हिंदुओं का भी अपमान किया जो गुरुओं को अपने हृदय में बैठाते हैं। क्योंकि गुरु हिंदू धर्म की संस्कृति के लिए, गुरुओं के माँ बाप भी हिंदू ही थे, सनातनी थे, अपने प्राणों का न्यौछावर किया। तो ये स्टेटमेंट उस विचारधारा को प्रोत्साहित करता था जिसको कि इस्लामिक विचारधारा कहते हैं, जो सारे गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहती है और पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने की बात कहती है। तो 2G टेलीकॉम घोटाला, जिसे स्पेक्ट्रम घोटाले के भी नाम से जाना जाता है, मनमोहन सरकार में हुआ। ये घोटाला अब तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। 2010 में इस घोटाले में 14 लोगों और 3 कंपनियों पर 76,000 करोड़ घोटाले का आरोप था। इसमें 1.76 लाख करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान हुआ। आरोपियों में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम समेत अनेक नामी नेता और टेलीकॉम कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का नाम शामिल था, कनिमोजी, इस तरह के लोग। और मज़े की बात यह है कि फिर भी ये मनमोहन सिंह जी बिल्कुल मौन रहे, और ये मनमोहन सिंह का ही कार्यकाल था जिसमें चिदंबरम गोभी उगाते थे अपनी बालकनी में दिल्ली की में, और उसको इनकम में शो करते थे। तो ये आर्थिक सुधार क्या थे? आर्थिक सुधार का फायदा जब जनमानस को ही ना मिले तो आप किस तरह के आर्थिक सुधारों की बात करते हैं? गो कि ये सारे आर्थिक सुधार नरसिम्हा राव के काल में शुरू हुए थे। उस नरसिम्हा राव जी को भुला दिया गया
जिन्होंने सरकार चलाई, नरसिम्हा राव की एक ही गलती थी कि उन्होंने कभी इंदिरा और गांधी और नेहरू परिवार को सामने आने नहीं दिया, अपनी इच्छा से चलाया। सही मायने में अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रधानमंत्री था, जिसको हम कांग्रेसी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जो बिना राजमाता बिना भूरी अम्मा के सहयोग से चला, वो नरसिम्हा राव थे। और नरसिम्हा राव का अपमान ये हुआ कि जब उनकी बॉडी थी वो कांग्रेस भवन नहीं भेजी गई, और उनकी बॉडी के जो रिचुअल्स हुए उनको मद्रास में भेजना पड़ा। करीमगंज के रहने वाले थे, आंध्र प्रदेश में भेजना पड़ा। तो मज़े की बात यह है कि इस घोटाले में नीलामी करने के बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस आवंटित किए गए, यानी कि जो पहले आए वो पहले पाएगा। यानी कि इस तरह तो गवर्नमेंट में भी सिलेक्शन नहीं होता, एक चपरासी को भी एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसमें सफल होना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो बंदरबांट हुई इन्हीं मनमोहन सिंह की वजह से हुई, क्योंकि मनमोहन सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जो रेन कोट पहनकर नहाने का नाटक करते थे, यानी उनको नहाना नहीं होता था। ये मोदी जी ने भी बोला कि रेन कोट पहनते थे और नहाने का नाटक करते थे। ईमानदार होने का नाटक करने के वाले ऐसे अक्षम प्रधानमंत्री दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ जैसा कि मनमोहन सिंह थे। ये बोलना कि संसाधन पर भारत के मुसलमानों का हक है, ये इस्लाम तो बाहर की विचारधारा है, ये लुटेरों की विचारधारा है, क्योंकि इस्लाम तो वही जो मनमोहन सिंह ने बोला वही तो इस्लाम करता है, वही तो इस्लाम की नीति है। वही तो ये चाहता है कि पूरी दुनिया में ज़मीन अल्लाह की है, एक ऐसा अल्लाह जो काल्पनिक अल्लाह था, और उस अल्लाह के नाम पर पूरी दुनिया में जो इस्लामिक विचारधारा ने लूट मचाई, वही तो चाहते थे लोग। तो वही मनमोहन सिंह ने इस्लामिक विचारधारा को ही, ऐसी विचारधारा का पालन किया जो विचारधारा गुरुओं की हत्यारी रही शुरू से, और सनातन वैदिक संस्कृति को जो ख़त्म करने में जो इस्लामिक विचारधारा, इस्लामिक गुंडागर्दी जिसमें हजारों लाखों का कत्लो गारत हुआ, और इसी इस्लामिक विचारधारा के एक मुल्क पाकिस्तान के ISI के इशारे पर हिंदू और सिखों को लड़ाने की जो खालिस्तान के नाम पर कोशिश हो रही है। भाई खालिस्तान शुद्ध स्थान, हम गुरुओं का आदर करते हैं, हम हिंदू हैं, तो पूरा हिंदुस्तान तो सिखों का है और हिंदुओं का है, तो बंटवारे की व्यवस्था ही कहाँ आती है। बौद्ध और जैन सिखों इसी धरती की विचारधारा है, ये समावेशी विचारधारा का पालन होना चाहिए। लेकिन चूँकि मनमोहन सिंह की अपनी कुछ चलती नहीं थी, वो मनमोहन सिंह थे एक रबड़ स्टाम्प प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्होंने चू तक नहीं की, और सोनिया गांधी हेड पर्सन बनी रहीं और सारे घोटाले उनके लोग करते रहे। तो देखिए 2005 में एक घोटाला सामने आया था कॉलेज का, आपने सुना होगा। मनमोहन सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों को कैप्टिव के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन में भ्रष्टाचार अनियमितता पाई गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने अपने आदेश में 2024 में आवंटन को रद्द कर दिया। CAG के अनुसार इस घोटाले में सरकारी खजाने को 1.46 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और 14 आरोपियों को अब तक लोअर कोर्ट ने सजा सुना दी। बाकी का मामला कोर्ट में चल रहा है। तो ये भारत सरकार को भी देखना चाहिए, खासतौर पर बीजेपी की सरकार को। उस कोयले घोटाले के एक आरोपी नवील जिंदल को अपने हिसाब से सांसद बना दिया। तो ये आलोचना तो आपकी भी होगी, क्योंकि हम ना किसी पार्टी के मेंबर हैं, ना हम बायस हैं, ना हम भक्त हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की आलोचना करेंगे कि कौन ज़्यादा खराब है। उसमें हम देखते हैं तो ये कांग्रेस और उसकी पॉलिसियाँ जो हिंदुओं के खिलाफ और सिखों के खिलाफ भी रही। कॉमनवेल्थ घोटाला, CAG जिसे हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल के घोटाले के नाम से जाना जाता है, ये मनमोहन सरकार में सबसे बड़े घोटालों में एक थे, जिसकी वजह से मनमोहन सरकार जमकर विपक्ष के निशाने पर आ गई। दरअसल तत्कालीन मनमोहन सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कराया था, कॉमनवेल्थ गेम। इस खेल में जुड़ी कई योजना प्रोजेक्ट में बड़े स्तर का भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता हुई। फरवरी 2013 में CBI की विशेष अदालत ने प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत पाए और सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 900 मिलियन से अधिक रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप तय हुआ। इन मामलों में अभी दिल्ली की कोर्टों में चल रहे हैं। ये हमारी न्यायपालिका को भी देखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होना चाहिए, जिससे कि ये देश के जो कर्णधार हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, जिनके हाथ में हम सत्ता सौंपते हैं, वो इस तरह के घोटाले ना कर सकें। मनमोहन सरकार में रक्षा घोटाला, लैंड प्रोजेक्ट के तहत अपार्टमेंट के आवंटन से जुड़ा घोटाला। दरअसल आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मुंबई के कोलाबा में 31 मंजिल अपार्टमेंट की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 1999 में कारगिल युद्ध के युद्ध नायकों और युद्ध में शहीद हुए
सैनिकों की विधवाओं को दिया जाना था, लेकिन इस इमारत के फ्लैट नौकरशाह राजनेता उनके रिश्तेदार रहने लगे, जबकि कारगिल युद्ध से इन सबका कोई लेना देना नहीं था। वाड्रा डीएलएफ वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा का अपना सुना ही होगा, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ मामला। ये मामला कांग्रेसी सुप्रीमो सोनिया गांधी के इकलौते दामाद यानी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा है, जिसके कारण कांग्रेस और गांधी परिवार आज भी भाजपा के निशाने पर है। भाजपा क्या आम भाजपा के निशाने से कुछ नहीं होता, भाजपा निशाने पर लेती है और हम वोट भाजपा को ना दें तो भाजपा जीत कैसे सकते। ये पब्लिक के निशाने पर है, इसलिए पब्लिक ने कांग्रेस को हराया। पब्लिक ही मैन होती है, पार्टियां कोई मैन नहीं होती। आज बीजेपी को वोट ना दे, बीजेपी सबसे हार जाएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखा, बीजेपी की सीटें जो 70-72 सीटें आती थी, वो 64-73 सीटों में 36 पर सिमट कर रह गई। तो ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा और भारत के रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी डीएलएफ लैंड से हुआ था, जिसके कारण गांधी परिवार और आज भी भाजपा के निशाने पर है। और ये डीएलएफ कौन है? डीएलएफ कौन? एक कृष्णपाल सिंह है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है। अब आर्मी ऑफिसर भी घोटाले करने लगे, रिटायर्ड है, निवृत्त है। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी ने गुड़गांव के मानेसर सिकोपुर में ओंकारेश्वर से जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी। 3.5 एकड़ जमीन का म्यूटेशन दूसरे दिन वाड्रा की कंपनी के पक्ष में कर दिया गया और महज एक दिन के अंदर वाड्रा की जमीन के मालिक का हक भी ट्रांसफर कर दिए गए। चूँकि उस समय हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए एक दिन में वाड्रा को जमीन और म्यूटेशन मिल गया। जमीन ट्रांसफर करने के बाद आवश्यक प्रोजेक्ट की परमिशन मिलते ही जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्ट लाए गए। 2 महीने बाद वाड्रा की कंपनी ने 2008 में डीएलएफ से जमीन 58 करोड़ में खरीदते, यानी महज चंद दिनों में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को 700% से ज़्यादा का मुनाफा होता है। 2012 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने सरकारी कॉलोनी के निर्माण के लिए लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफ़र कर दिया, यानी जो पैसा था वो सरकार ने दिया। 2004 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की घोटाला लाभकारी सिद्ध हुआ और मोदी की सरकार आ गई। तो ये हमारे जो मनमोहन सिंह है ना, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मनमोहन सिंह ने देश को चूना लगाया। और फिर ऐसे प्रधानमंत्री का हमको क्या जरूरत थी? जो आर्थिक उदारीकरण का दौर हुआ उसमें फ़ायदा दूसरे लोगों को हुआ, सबसे ज़्यादा फायदा रॉबर्ट वाड्रा को हुआ। और ये वो मनमोहन सिंह थे। जब बाटला एनकाउंटर हुआ तो ये भूरी अम्मा एंटोनियो माइनो कह रही थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे कि सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो ये बाटला में जो आतंकवादी मारे गए, आंसू आ गए। अब समझने की बात है कि फिर ये वही कौन सा व्यक्ति था, ये कैसा व्यक्ति था जिसकी कांग्रेस की चेयरपर्सन की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो बाटला एनकाउंटर ही क्यों कराया था और इनको उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। जो एक हमारे इंस्पेक्टर साहब मारे गए, उनका भी परिवार था बाटला एनकाउंटर में। एक शर्मा जी मारे गए, उनका भी परिवार था, जो उत्तराखंड हरिद्वार के शायद रहने वाले थे, जो द्वारका में उनका परिवार रहता है। तो मनमोहन सिंह ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, तो ये फिर आर्थिक सुधारों की वैल्यू क्या हो रह जाती है। अगर मैं अपने खेत में बहुत अच्छी सब्जियां लगाऊं, बहुत अच्छे फल लगाऊं, बहुत अच्छी फसल करूं, उसमें अच्छी तरह से मैन्योर खाद, प्राकृतिक खाद दूं, जिससे कि उनकी गुणवत्ता बढ़े, और फिर उस फसल को अपने ही रिश्तेदारों से विश्वासघात करके, अपने माता पिता से विश्वासघात करते, क्योंकि मेरे भाइयों का भी उसमें हिस्सा, उनसे विश्वासघात करके उस फसल को मैं दूसरे आदमी को दे दूं। बहुत चंद पैसों की खातिर जो मेरी फसल 2 करोड़ की है उसको मैं 2-3 लाख में दे दूं, और फिर मैं लोगों में ये कहता फिरूं कि मैंने आर्थिक सुधार किए, आर्थिक सुधारों की नींव डाली, जिससे कि बहुत फ़ायदा हुआ। तो वो फ़ायदा मेरे किस काम में आएगा? फ़ायदा तो उन लोगों को हुआ जो मेरे हिस्से की फसल को भी, और मेरी मूर्खता की वजह से मेरे जो फसल थी जो 2 करोड़ में बिकनी थी उसको 2 लाख में ले गए, क्योंकि वो मैंने फसल अपने फ़ायदे के लिए, अपनी जेब भरने के लिए 2 लाख रुपए में बेच दी। तो मेरे को 1 करोड़ 58 लाख का घाटा हुआ, मेरे परिवार को घाटा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मनमोहन सिंह ने वो फसल का पैसा या जो घोटाले उसका पैसा अपने सामने रखा, लेकिन मनमोहन सिंह जो मौन रहे, जिन्होंने अपने सामने भारतीय पैसे का बलात्कार होते देखा, जिन भारतीयों ने अपने पैसे का दुरुपयोग होते देखा, जिन भारतीय भावनाओं का बलात्कार मनमोहन के सरकार में सोनिया गांधी द्वारा किया गया और ये चुप रहे, तो
इतिहास इनको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ही देश का सर्वे सर्वा होता है। वो कैबिनेट, जो उनकी कैबिनेट होती है मंत्रिमंडल की, उसका हेड होता है और सारे फैसले उसी की इच्छा अनुसार लिए जाते हैं। ये वो मनमोहन सिंह थे जिन्होंने ऐसे ऐसे बिलों को पास होने दिया जो पूंजीपतियों के हित में थे। अगर आप ये बताइए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें नौकरियों का ख़त्म होना शुरू हो गया, हालांकि गो की ये पॉलिसी वाजपेयी के ज़माने की थी, क्योंकि नॉर्मली सरकारी कर्मचारियों से इन लोगों को खतरा रहता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को प्रहार करने का काम तो हर राजनीतिक पार्टी करती रही है। तो कांग्रेस ने चंद लोगों का फायदा पहुंचाया। याद करिए कांग्रेस राज में जब हमारा 1974 में मकान बन रहा था, मैं छोटा था, तो परमिट के लिए जाते थे तो 10 कट्टे का परमिट, 20 कट्टे और स्कूटर। 1990 तक बजाज स्कूटर को डॉलर देकर खरीदना पड़ता था। तो ये जो आर्थिक उदारीकरण के दौर जो लाइसेंस बांटे गए वो मूलतः वाजपेयी की सरकार में शुरू हुए, फिर नरसिम्हा राव ने इसको आगे बढ़ाया और मनमोहन सिंह की वजह से एक ऐसा बिल पार्लियामेंट में पास होने जा रहा था जिसमें कि जो गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा था और मनमोहन सिंह उस पर भी चुप बैठे रहे। मनमोहन सिंह उस इस्लामिक विचारधारा के मानने वालों की तारीफ करते रहे कि भारत पर संसाधनों का पहला हक मुसलमानों का है, जबकि इस्लाम तो बाहर से आया था। यानी मनमोहन सिंह ने साबित कर दिया कि उनकी विचारधारा उसी विचारधारा से मेल खाती थी जो इस्लामिक विचारधारा है, जो दूसरों के माल को लूटकर माल्य गनीमत कहती है, यानी इस्लाम में अधिकार है, आप दूसरों को लूट सकते हो। तो आज जो ये कहते हैं कि भारतीय संविधान की जड़ खोदी जा रही है, जो कि संभल के एमपी ने कहा है, ये भारतीय संविधान की जड़ नहीं खोदी जा रही, जो संभल में खुदाई हो रही है, ये इस्लाम की उस माल्य गनीमत की, उस लूटपाट की जड़ खोदी जा रही है। और भारत में सर्वे होना चाहिए और सारे जितने मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जिन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं से हमसे छीना है, हर मस्जिद के नीचे हमें मंदिर देखना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया की बात है। हर मस्जिद के जो पुरानी मस्जिदें हैं उनके पीछे हमको चर्च ढूंढने पड़ेंगे, सीरिया में गुरुद्वारे चर्च ढूंढने पड़ेंगे, सीरिया में, लेबनान में यहूदियों के सिनेगोग ढूंढने पड़ेंगे। तो हर मस्जिद को, अगर पुरानी मस्जिद को खोदोगे तो उसके नीचे से अब्दुल निकलेगा, अब्दुल को मानने वाले निकलेंगे, उनकी विचारधाराएं लूट और पाट की विचारधारा मिलेंगी। तो मनमोहन सिंह ने उसी विचारधारा को बढ़ावा दिया। मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति ये भूल गया कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों पुत्रों का बलिदान किया, गुरु अर्जुन देव को, भाई सतीदास, भाई दयालदास और भाई मतीदास को किस तरह रूई में जलाकर, किसी को उबाल कर, किसी के टुकड़े टुकड़े कर कर मारा गया। भाई संभाजी राव जो शिवाजी के पुत्र थे, 22 दिन तक उनकी उंगली तिल तिल काटी गई, आंखें फोड़ी गई। कभी कलश का भी इसी तरह हुआ। तो ऐसी इडियोटिक विचारधारा, ऐसी सुपर स्पेशल गुंडागर्दी को, जिसको इस्लामिक विचारधारा के नाम से जानते हैं, उन्हीं के मानने वालों को पहला हक देने का मतलब है एक तो वो लूट ही रहे हैं और फिर कांग्रेस ने आर्थिक रूप से भी लूटा, घोटाले हुए, और फिर उसी इस्लामिक विचारधारा को प्रश्रय दिया, जो कि स्वतः में ही एक लूटपाट जिसमें इस्लाम में जायज़ है, जिसको माली गनीमत कहते हैं। तो सिर्फ यहाँ परमिशन मिलने की जरूरत थी, तो इससे उस विचारधारा वाले लोगों का हौसला बढ़ा और वो लूटपाट करने लगे। मनमोहन सिंह को शर्म आनी चाहिए थी, हरमंदिर साहब को 3 बार इन्हीं इस्लामिक विचारधाराओं की वजह से तोड़ना पड़ा। तो मनमोहन सिंह एक ऐसा प्रधानमंत्री था, एक ऐसा हारा हुआ व्यक्तित्व था जिसको इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। लोग तो मरते हैं, सबको मरना है, आपको भी मरना है, मेरे को भी मरना है, तो क्या हम उन चीज़ों को भूल जाएं? ये हमारी भारतीय लोग कर रहे हैं। हम उन इतिहास को याद नहीं करते हैं, और जो अपने इतिहास को याद नहीं करता, जो अपनी नस्लों को, बलिदान को याद नहीं करता, उनकी आगे आने वाली नस्लें निकम्मी कायर हो जाती हैं और वो अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण नहीं बचा सकते। हमें इतिहास के माजी से जो बीत गया उससे सबक लेकर ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा करनी चाहिए, और वर्तमान में जो गलत हो रहा है उसको भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं मनमोहन सिंह से बड़ा कोई अयोग्य प्रधानमंत्री नहीं हुआ। और जो मनमोहन सिंह ने जो अपराध किया भारतीय जनमानस के खिलाफ, मौन रहकर, और अपराधियों को संरक्षण दिया, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया, क्योंकि वो उस पार्टी के मुखिया की तरह काम कर रहा था। वो जो ग्रुप है, जो गांधी फैमिली थी, और मनमोहन सिंह ने उनके आगे सरेंडर किया। तो ये सिक्खी का काम नहीं है। जो गुरु पूरे अपने स्वाभिमान के लिए मर गए, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपना स्वाभिमान
उन व्यक्तियों के हाथों में रख दिया जिन्होंने पूरी तरह से देश को लूटा, जिन्होंने हिंदू संस्कृति को ख़त्म करने के लिए कम्युनल वायलेंस बिल लाया। उसके बारे में हम शाम को बिल डालेंगे कि वो बिल का क्या था जिसमें हिंदुओं को पूरी तरह से अपराधी और दोषी बनाया जाता और हिंदू धर्म छोड़कर लोग दूसरे धर्मों में जाते। इस तरह की ये परिस्थितियाँ एंटोनियो माइनो, ये भूरी अम्मा इटली की पैदा करने वाली थी। और मेरी समझ में क्या नहीं आता कि मोदी जी जब रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी जैसे लोगों पर मुकदमा चलाकर इनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता। नहीं तो मोदी जी आपको भी पीढ़ियां माफ़ नहीं करेंगे, आपको भी ये विराट हिंदू जनमानस स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आप भी उन भ्रष्टाचारियों को, ऐसा प्रतीत होता है कि आप नहीं चाहते कोई भ्रष्टाचारी जेल में जाएं। फिर ये बीजेपी भ्रष्टाचार से लड़ने की कैसे बात करती है, ये सब मिथ्या दिवास्यपन है। पब्लिक को इसको समझना होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।